सो गुड इवनिंग। चलो, तो आज के टॉपिक में हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ा था कौन सा वाला, दैट इज कॉल्ड डायोड। ओके, सो डायोड का कंसेप्ट को, मतलब डायोड जो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाया था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करके बोलेंगे, छोटा सा हमारा कंपोनेंट रहेगा जो जनरली डायोड करके हम लोग उसको बोल रहे हैं, ठीक है। और ये डायोड का हम लोग अभी इस्तेमाल करके फर्स्ट डिवाइस या फिर एक सर्किट डिजाइन करेंगे, जिसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे अल्टरनेटिंग इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड आउटपुट। तो ये जो डीसी रहेगा, व्हाट इज डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट। तो इसके पहले हम लोगों ने एसी सर्किट में क्या सीखा कि हमारे जनरेटर के इसमें क्या बना करता था, बोलो, अल्टरनेटिंग करंट बना करता था, बराबर है। तो जिसमें अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट के दोनों भी चीजें क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। पहली चीज कौन सी, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर हम लोगों ने वेव निकाला था अल्टरनेटिंग करंट का, तो हमारे को इस तरह से एक वेव फॉर्म मिली थी, जिसमें हम लोगों ने बोला कि अगर करंट बढ़ रहा हो और बाद में घट रहा हो, फिर से बढ़ेगा और घटेगा। अगर मैं इस तरह से देखूं कि अगर मेरे पास यहाँ पे लाइट लगा है तो करंट बढ़ते बढ़ते आएगा, घटते घटते जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते आएगा, घटते घटते जाएगा। तो दोनों भी चीजें चेंज हो रही थी। पहली चीज करंट का मैग्नीट्यूड और सेकेंड चीज करंट का डायरेक्शन। तो हम लोग यहां पे बेसिकली क्या करेंगे कि एक रेक्टिफायर, एक सर्किट बनाएंगे जिसका नाम क्या है, रेक्टिफायर। तो पूरा जो सर्किट डिजाइन की जाएगा उस सर्किट को ही हम लोग रेक्टिफायर बोलेंगे। इस रेक्टिफायर में जनरली दो हमको चीज लगती है, पहली चीज, तीन चीजें लगेंगी। पहली चीज हमको लगेगा एक ट्रांसफार्मर, क्या लगेगा, ट्रांसफार्मर। दूसरी चीज लगेगी हमको कुछ डायोड्स, हो सकता है एक डायोड लगे, दो डायोड्स लगे, या फिर इससे ज्यादा चार डायोड्स लगेंगे। और हमको लगेगा लोड रेजिस्टेंस डिजाइन करने के लिए। लोड रेजिस्टेंस मतलब वो चीज है जहां पे हम लोग अपनी मशीन लगाएंगे। जैसे कि मान के चलो बेटा, हम लोग अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा मोबाइल किसमें चलता है, बेसिकली डीसी पे चलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या बनाई गई है, क्या लगाई गई है, बैटरी, बराबर है। तो लिथियम बैटरी जो भी रहेगी वो किसके आधार पे चलेंगी, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करती है, बराबर है। लेकिन अगर हम लोग क्या देखें कि जैसे अगर हम लोग चार्जर देखें, तो चार्जर के अंदर बेसिकली क्या यूटिलाइज किया जाता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे कुछ प्रोविजन किया जाता है। इसका मतलब उसके अंदर कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया गया है, रेक्टिफायर का। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे कि अगर मैं टीवी देखता हूं तो हमारे पास पहले तो सीआरओ था, बड़ी वाली टीवी। उसके बाद क्या आ गई, एलसीडी आई। एलसीडी के बाद अभी एलईडीज आ रहे हैं, एकदम स्लिम, अल्ट्रा स्लिम टीवीज आपको दिखते हैं। तो जो अल्ट्रा स्लिम टीवी है आपकी, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, दिस ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो उसके टीवी के अंदर लगाए गए हैं, वो बेसिकली किसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, डायरेक्ट करंट के ऊपर ऑपरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीसी के ऊपर। और जो हमारे बोर्ड में, मतलब सप्लाई में जो आ रहा है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्टरनेटिंग। तो अगर सर हम लोगों ने डायरेक्ट पिन जोड़ा तो इसका मतलब वहां पे तो कोई सर्किट नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट टीवी को जा रहा है। नहीं बेटा, जहां से वायर से जो आ रहा है वो कौन सा है, अल्टरनेटिंग। लेकिन अगर उस वायर जैसे ही एंटर करता है टीवी के अंदर, तो पहली ही चीज वहां पे दिखाई देती है कौन सी, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के बाद बाकी सारी चीजें दिखाई देंगी, उसी को हम लोग बोलेंगे रेक्टिफायर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफायर, इट इज द सर्किट और डिवाइस विच कन्वर्ट दी अल्टरनेटिंग और एसी टू डीसी, बराबर है। इसी को हम लोग रेक्टिफायर बोलेंगे। इस रेक्टिफायर में हम लोग पहली चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। और याद रखना, ये सारी चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली हम लोग एसी से डीसी कर रहे हैं, लेकिन याद रखना ये जो डीसी बनने वाला है, इस डीसी में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के ऊपर काम नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शनल बनाएंगे। पहले करंट आता था इस तरह से और करंट जाता था, तो अगर वेव अगर में हम लोगों ने बनाई तो वेव इस तरह से दिखाई करती थी। ये रहा हमारा इनपुट। इस इनपुट में बेटा ये अगर हम लोग क्या निकाले, बोलो, वेवफॉर्म निकाले, तो ये हमारा क्या मिला था, पॉजिटिव करंट। उसके बाद ये नेगेटिव करंट, फिर से ये पॉजिटिव करंट, इस तरह से हमको मिला करता था, बराबर है। लेकिन ये इनपुट हम लोग कहां पे लगाएंगे, एक ट्रांसफार्मर में लगाएंगे। आई होप सभी को ट्रांसफार्मर पता है, विच इज एक्ट्स ऑन दी और बी ऑपरेटेड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब मान के चलो कि यहां पे 240 वोल्ट का सप्लाई आपको एसी के फॉर्म में मिल रहा है। यहां से हम लोगों ने क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किया। आई होप आपको ये भी चीजें पता है कि हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट्स बनाई तो प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे बच्चों ने क्या इस्तेमाल किया था, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हमारे दो तरह के होते हैं, एक स्टेप डाउन, एक होगा स्टेप अप। तो मान के चलो इस पूरे सर्किट को यदि आपका 12 या 6 वोल्ट का सप्लाई लगने वाला है, तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन वाला यूज करना पड़ेगा, जो 240 वोल्ट को स्टेप डाउन करेगा। मतलब यहां पे सेकेंडरी टर्न्स कैसे होंगे, कम होंगे, और यहां पे आपको सप्लाई मिलेगा कुछ 6 वोल्ट के आसपास, बराबर है। तो यहां से अल्टरनेटिंग सप्लाई मिला है किसको, इस रेक्टिफायर के इस वाले साइड पे। तो मान के चलो, तो इसमें अगर पॉजिटिव करंट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो ये प्लस साइन, और यहां पे क्या होगा, माइनस साइन, दैट इज लोअर पोटेंशियल। और ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल। क्योंकि हमको पता है कि 1 सेकेंड में
एक सेकंड में कितने बार ये पोलैरिटी चेंज करता है? 100 टाइम्स। कितने टाइम्स? तो इसका मतलब 50 टाइम्स ये क्या बनेगा प्लस, 50 टाइम्स ये क्या बनेगा माइनस। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 100 टाइम्स। तो उसकी क्योंकि हमको पता है कि बेसिकली हमारा यहाँ पे कितने हर्ट्ज की सप्लाई है? 50 हर्ट्ज का सप्लाई। आई बात समझ में? कितना? 50 हर्ट्ज। ओके ठीक है सर। अब 50 हर्ट्ज का अगर सप्लाई हो यहाँ पे चेंज हो रहा हो, तो अगर किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, कौन सा इंस्टेंट ऑफ टाइम? 1/50 टाइम पे यदि ये प्लस और ये माइनस हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको हम लोग क्या मानेंगे? प्लस, और ये क्या मानेंगे? माइनस। सभी ने आपके ट्रांसफार्मर में, सॉरी डायोड्स में ये चीज पढ़ी ही। कौन सी वाली चीज? कि डायोड हम कौन से वाले चीज पे ऑपरेट करते थे? फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स में। जब फॉरवर्ड बायस में हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट हुआ करता था, तो कुछ ही समय के बाद बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, मतलब बहुत ही कम पोटेंशियल में, मतलब 0.7 एवरेजली 0.5 वोल्ट में क्या हुआ करता था? वो जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हुआ करता था? ब्रेकडाउन हुआ करता था। इसका मतलब ये कि इन आइडियल केस आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेगा? क्लोज स्विच के तरह। और रिवर्स बायस में करंट फ्लो करवाता था क्या? नहीं। वो कैसे काम करता था बोलो? ओपन स्विच की तरह। मैंने आपको सिखाया। अगर आपका डायोड कैसा काम कर रहा हो? फॉरवर्ड बायस में हो। किस तरह से? फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये क्या लगाएंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। किसके तरह काम करता? एक क्लोज स्विच के तरह। यदि आपका ये डायोड कौन से इसमें लगाए बोलो? यहां पे लगाए, एन को हम लोगों ने लगाया प्लस और पी को लगाया अगर माइनस। सबको प्लस और माइनस के बारे में पता है ऑलरेडी। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बोलो? रिवर्स बायस। तो इस रिवर्स बायस में हमारा सर्किट किसके तरह काम करेगा? ओपन स्विच के तरह। जब तक पूरा डिप्लीशन लेयर पूरा बढ़ेगा नहीं और वहां पे बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं, तब तक वहां पे करंट बहुत ही कम फ्लो होती थी। और उसी करंट का नाम क्या होता था बोलो? सैचुरेशन करंट या फिर माइनॉरिटी करंट। बहुत ही कम फ्लो होता था। इसकी वजह से यहां पे स्विच किसके तरह काम कर रहा है? डायोड किसके तरह काम कर रहा है? ओपन स्विच की तरह। और फॉरवर्ड बायस में क्लोज स्विच की तरह। अब इसे में ध्यान देना है कि किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर ये प्लस हो, तो इसका मतलब ये वाला आपका पी टाइप, ये वाला हमारा एन टाइप। पी को ये प्लस हुआ और एन को क्या लगाया गया है? माइनस। इसका मतलब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपका फॉरवर्ड बायस कैसे काम, डायोड कैसे काम करेगा? फॉरवर्ड बायस की तरह। तो ये क्या करेगा? अलाउ करेगा किसको? करंट को। कौन सा करंट? प्लस वाला करंट। बात समझ में? क्योंकि ये कौन से इसमें बायस में? फॉरवर्ड बायस में। और ये करंट आपका मान के चलो इसका नाम देते हैं हम लोग पी और इसको नाम देंगे हम लोग क्यू। तो पी से लेके क्यू तक हमारा करंट जा रहा है। कहां से जाएगा? लोड रेजिस्टेंस से जाएगा। अब ये लोड रेजिस्टेंस मतलब क्या है सर? ये वो रेजिस्टेंस है बेसिकली जो सर्किट में आरएल से डिनोट इसलिए किया जाता है कि मतलब रेजिस्टेंस कौन है? जो हम लोग चार्जिंग के लिए डिवाइस लगाएंगे, हमारी टीवी हो या हमारा वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो जिसके ऊपर वो काम करेगा, उसी को नाम दिया जाता है आरएल। दैट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो इस तरह से करंट जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी टू क्यू। बात समझ में आई? अब अगले एक क्षण में क्या हुआ कि यहां से पोलैरिटी चेंज हुई और ये प्लस बना बेटा और ये क्या बना? माइनस बना। प्लस बना और ये माइनस। अगर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस और ये प्लस बनेगा तो ये भी क्या बनेगा? प्लस और ये क्या बनेगा? माइनस। तो अब ये प्लस बनेगा तो करंट की डायरेक्शन अभी चेंज होने वाली। मतलब कौन सा वाला यहां पे वेव काम कर रहा है? ये वाला। बराबर है? जब पहले वाला काम कर रहा था तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। ये वाला वेव हमारा बना है, नो डाउट। इसको हम लोग प्लस वाली वेव बोलेंगे। बराबर है? तो जैसे ये प्लस बनेगा, यहां से करंट फ्लो हुआ है। मुझे बताइए कौन से बायस में आ गया हमारा डायोड? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में होता क्या है कि डायोड डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब यहां से करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हमारा डायोड किसके तरह काम कर रहा है? ओपन स्विच के तरह। इसका मतलब जब तक ये करंट फ्लो हो रही है तब तक ये पूरी स्विच बंद है, ऐसे समझ के चलिए। यहां पे पूरी की पूरी आपको गैप नजर आएंगी। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। आई बात समझ में? नेक्स्ट इंस्टेंट में हम लोग क्या देखेंगे? फिर से यहां पे क्या बना? ये प्लस बना, ये बना आपका माइनस, ये क्या बना? माइनस, और ये भी क्या बनेगा? प्लस। तो ये वाली वेव आपकी क्या हो रही है? फ्लो। ये पास होना चाहती है। इसका मतलब डायोड कौन से बायस में आ गया? फॉरवर्ड बायस में। फिर से करंट फ्लो होगी और इस तरह से आपको वेव मिलेगी प्लस वाली। तो अगर आप ध्यान से देखते हो कि आपके हाफ वेव में ये वेव मिलेगी, यहां पे गैप आएगी, ये वेव मिलेगी, यहां पे गैप आएगी, ये वाली वेव मिलेगी। इसका मतलब ये कौन से वाले वेव को पास कर रहा है? पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वेव वाले करंट को पास करना मतलब ही क्या? ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, यहां से ऐसा करंट जाएगा। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या बन गया? अभी यूनिलैटरल डायरेक्शन बनी। करंट की डायरेक्शन अभी कैसी है? कैसी करंट बोल सकते हैं हम लोग? यूनिलैटरल या फिर यूनिफ्लो है। मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में जा रही है क्या? नहीं। तो क्या हम लोग इसको डीसी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डीसी करंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। यहां तक समझ में आया?
लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है बेटा, कौन सी, कि यहां पे देखो, यहां पे क्या आ रहा है, गैप आ रही है बीच में, तो करंट आएगा फिर से गैप आएगी, करंट आएगा फिर से गैप आएगी, इसका मतलब है यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बहुत सारा, बराबर है। तो अगर आपका यहां पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां वाली जो ये जो नेगेटिव आपकी करंट जो डायरेक्शन चेंज थी, इसको भी हम लोगों को क्या करना है, ये भी भेजना पड़ेगा। और लेकिन डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, सेम। अगर इस तरह से प्रोग्राम हुआ तो आपके कुछ दिन में जो इक्विपमेंट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या हो सकते हैं, खराब। वाई, बिकॉज यहां पे क्या आ गए, बहुत सारा डिस्टॉर्शन आ रहा है, करंट आएगा फिर बंद होगा, करंट आएगा बंद होगा, करंट आएगा। ये बात अलग है कि 1 सेकंड में 50 टाइम्स हो रहा है, लेकिन ये बात अलग है कि करंट के इस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हो सकता है, यहां पे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। ये बात समझ में आई। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर का कांसेप्ट लगाया। फुल वेव रेक्टिफायर को हम लोग सेंटर टैपिंग रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि मान के चलो ये 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया। यहां पे इनपुट में हम लोगों ने क्या लगाया, एसी सप्लाई, जिसके हम लोग ये साइन ऑफ कन्वेंशन होता है। 240 वोल्ट सप्लाई हम लोगों ने लगाया, 50 हर्ट्ज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यहां से सप्लाई जाएगा, कभी ये प्लस ये बनेगा माइनस, कभी ये माइनस कभी ये बनेगा प्लस, ये चीज तो वही रहेगी। लेकिन अगर ये प्लस बनता है, इसका मतलब मान के चलो ये 12 वोल्ट डीसी का अगर सप्लाई हो तो ये 12 वोल्ट बनेगा और ये 0 होगा। तो अगर मैं 12 वोल्ट के बाद यहां पे जाऊं तो ये कितना बनेगा, सेंटर पे मान के चलो 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है, यहां पे 6 वोल्ट का, तो यहां पे कितना दिख रहा है, 6 वोल्ट का। ये बात समझ में आई। तो अगर ये लाइन आपको एक वायर दिख रही है, ये सेंटर टैप हो रही है, जिसका वजह से हमारे पास कितने पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स मिले, 1 2 3। अगर यहां पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पे है, और यहां पे देखते तो ये हायर पे और ये लोअर पे। और एग्जैक्टली दो डायोड्स दैट इज D1 और D2 का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, और यहां से लेके एक वायर लगाया, यहां पे लगाया लोड रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। अब ध्यान दे देखना, जैसे ही ये प्लस पोलैरिटी यहां पे बनी, ये बनी माइनस, तो सिमिलरली यहां पे भी क्या बनेगा, प्लस, और यहां पे क्या बनेगा, माइनस। इसका मतलब 240 वोल्ट एसी का किस में कन्वर्ट हुआ, 12 वोल्ट एसी में, क्योंकि 12 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे क्या बनेगा, 12 वोल्ट डीसी बनेगा, एसी बनेगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है, डीसी टू एसी करता है, नहीं, एसी टू एसी रखेगा, तो सिर्फ स्टेप डाउन कर रहा है। तो यहां से 12 वोल्ट 240 वोल्ट एसी से 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट हुआ है, जिसकी पोलैरिटी यहां पे प्लस, यहां पे बनी है माइनस। क्लियर। अगर ये प्लस बना है तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे पी और ये कौन है हमारा एन, तो आपका करंट ऐसे जाना चाहेगा लाइक दिस, बराबर है। क्योंकि अब मुझे बताइए आपका इस इंस्टेंट पे D1 कैसा है बेटा, बोलो, फॉरवर्ड बायस में। कैसा है, फॉरवर्ड बायस में। तो मुझे बताइए अगर यहां पे माइनस है तो ये लोअर पोटेंशियल और ये कौन है, हायर पोटेंशियल। तो आपका N और ये आपका कौन है, P। N किसको लगाया गया है, हायर पोटेंशियल को, और P किसको लगाया गया है, लोअर को। तो इसका मतलब P टाइप लोअर को लगाए और N टाइप हायर को लगाए। इसका मतलब ये होता है कि हमारा D2 कैसा है बेटा, बोलो, D2 हमारा रिवर्स बायस में होगा। इसका मतलब D1 हमारा कैसे काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह, और हमारा ये D2 ओपन स्विच की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये है ही नहीं, समझ के चलिए आपका करंट इस तरह से कहीं से फ्लो होगा। और मैं यहां पे एक नाम लिखता हूं A और यहां पे मैंने नाम लिखा B। तो मुझे बताइए अब करंट कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है, A टू B। तो जब यहां पे वेव आपकी इस तरह से थी बेटा, ये वाली प्लस माइनस, ठीक है। सो कौन सी वेव आपकी पास होगी, बोलो, प्लस वाली वेव जो है वो आपकी क्या हो गई, पास हो गई। पप्पू पास हो गया। आई बात समझ में। अब अगले ही इंस्टेंट पे ये पोलैरिटी आपकी कैसी बनी, प्लस, और ये क्या बनी, माइनस। तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या बनेगा, प्लस, और ये क्या बनेगा। और ऐसी अगर चीज होगी, इसका मतलब यहां से करंट, अब देखो ये आपका क्या बना, 12 वोल्ट का बना, ये आपका क्या बना, 0 वोल्ट, और ऑब्वियसली बात है ये क्या बनेगा, 6 वोल्ट। सेंट्रल टैपिंग पे है। तो अब ये सेकेंड केस में फटाक से बोलो आपका D1 कैसा होगा बेटा। D1 का P किधर लगा है, 0 पोटेंशियल पे, और N कहां पे लगा है, हायर पोटेंशियल के एज कंपेयर टू 0, जिसके वजह से D1 कैसा काम करेगा, रिवर्स बायस में, और आपका ओपन स्विच की तरह काम करेगा। सिमिलरली D2 के बारे में बताइए आप, P टाइप किधर लगाया गया है, 12 वोल्ट की तरफ, और N किधर लगाया गया है, लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल यहां पे लगाया हायर, N अगर लोअर और P अगर हायर, इसका मतलब ये कि कौन से बायस में है, D2 फॉरवर्ड बायस में होगा, और यहां पे ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये करंट ऐसे जाएगा इस तरह से, यहां से जाएगा का करंट नहीं जाएगा। रीजन, क्योंकि ये ओपन पूरा बंद हो गया उस समय। तो करंट अगर आपका इस तरह से जाता है तो अभी भी डायरेक्शन के बारे में बताइए।
जो लोड रेजिस्टेंस यहां पे हम लोगों ने टीवी जो लगाई है, टीवी के लिए अब करंट कैसा है, पहले कैसा था ए टू बी, अभी भी कैसा है ए टू बी। तो मुझे बताइए यहां पे ए टू बी मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव ही मानेंगे हम लोग ए टू बी। इसका मतलब जो नेगेटिव वेव थी उस नेगेटिव वेव को हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव वेव में फॉर्म किया। सिमिलरली अगले ही समय क्या होगा बेटा बोलो, फिर ये पॉजिटिव होगा, सॉरी फॉरवर्ड बायस में होगा, ये अलाउ करेगा और ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, जिसके वजह से फिर से ही तो वेव जाएगी ही जाएगी। फिर क्या होगा बोलो, फिर ये अलाउ करेगा और ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, नेगेटिव वाली वेव फिर से पॉजिटिव बन के आ गई। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया बोलो, कि हम लोगों ने जो भी हमारी इनपुट हमारी वेव थी जिसके डायरेक्शन चेंज हो रही थी, उस डायरेक्शन को हम लोगों ने फुल वेव से क्या किया, रेक्टिफाई करके उसको, सॉरी जो हमारी वेव थी कौन सी वाली, एसी वेव थी, उसको हम लोगों ने कौन से वेव में कन्वर्ट किया, डीसी वेव में कन्वर्ट किया। अब मुझे बताइए सबसे पहली चीज, डीसी वेव का बनना या फिर डीसी करंट का बनना मतलब उसका क्या चेंज होना, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड। हमने क्या करवाया यहां पे, क्या चेंज कराया, उसका डायरेक्शन चेंज कराया। इसका मतलब ये यूनि डायरेक्शनल करंट बनी है। कौन सी करंट, यूनि डायरेक्शनल करंट। आई बात समझ में। तो पहले कौन से थी, बाय डायरेक्शनल करंट थी, अब यूनि डायरेक्शनल करंट के बारे में हम लोगों ने सीखा है बेटा। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी कि हम लोगों ने क्या किया यहां पे, यहां तक समझ में आया, ठीक है। सो नाउ सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि जैसे हम लोगों ने देखा एसी सर्किट में एक चीज सीखी थी जिसमें हम लोगों ने तीन तरह के करंट्स देखे, बराबर। जब भी हम लोग करंट का फॉर्मूला लिखा करते थे दैट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिखा करते थे, बराबर है। इसमें हम लोग लिखा करते थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट, व्हाट इज दिस, पीक करंट। और यहां पे अगर हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर ग्राफ में, इस ग्राफ में किसी भी इंस्टेंट पे करंट निकालना हो तो ये हमारी करंट हुआ करती थी और इसका नाम क्या था, इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ये जो रहती थी ये कौन सी करंट है, पीक करंट। लेकिन हमको पता है कि इसका हम लोगों ने एवरेज किया था, क्या किया था, एवरेज। और एक बार हम लोगों ने एवरेज किया था तो हमको एक बात पता चली थी कि एक फुल वेव के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी मिली थी, 0। वाई, बिकॉज एक प्लस, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, लेकिन आरएमएस की वैल्यू हमको मिली थी। तो जो भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके एक फॉर्मुलेशन बनाया था और उसके बाद पूरा उसका इंटीग्रेट करके सॉल्व किया था, होप सभी को याद होगा। इसका डेरिवेशन हम लोग इसका नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिखेंगे। उसी तरह से अगर मैं यहां पे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इस वेव में अगर एवरेज करंट के बारे में बात करें तो 0 होगा, वाई, बिकॉज ये प्लस और ये माइनस। लेकिन इस वेव को अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या ये फुल वेव के लिए एवरेज करंट 0 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे दोनों भी करंट्स का जो दिख रहा है, मतलब एक हाफ वेव और सेकंड हाफ वेव दोनों भी कैसी है, पॉजिटिव, जिसके वजह से यहां पे जो करंट आपको मिलेगी एवरेज करंट, ये आपके आउटपुट में 0 नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात आपको दिखाई देगी बेटा कि यहां पे देखो हाफ वेव में एक वेव मिलेगी और यहां का एक वेव जो आपको दिख रहा है ये गायब दिख रहा है, जिसके वजह से ऑब्वियस सी बात है आपका करंट, कौन सा वाला करंट, एवरेज करंट और आपका आरएमएस करंट, दोनों के लिए, किसके लिए, हाफ वेव एज वेल एज फुल वेव के लिए वैल्यूज क्या करेंगे, अलग अलग शो करेंगे, लेकिन 0 नहीं मिलेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कौन सा, दैट इज एवरेज करंट। एक हम लोग लिखेंगे दैट इज आरएमएस करंट, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और लिखेंगे कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। आई बात समझ में, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज करंट की वैल्यू आपको किसके साथ हम लोग कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बोलो, आई नॉट के साथ, किसके साथ, आई नॉट, क्लियर है। तो ये मिलेगा आपको आई नॉट बाय पाई, किसके लिए मिलेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। सिमिलरली ये आपको डबल मिलेगा, दैट इज ट्वाइस आई नॉट बाय पाई। मैंने अभी क्लियर किया, वाई, बिकॉज एक वेव आपकी गायब मिलती है। सिमिलरली आरएमएस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, एवरीवन नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएमएस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। तो हीटिंग इफेक्ट करके हम लोग जब कंसेप्ट लिए थे, हीटिंग इफेक्ट सभी को पता है, हम लोगों ने एसी में पढ़ा था, उसका डेरिवेशन करके फॉर्मुलेशंस करके निकाला था। सिमिलरली ये भी वैसे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा दैट इज आई नॉट बाय 2 मिलेगा, और यहां पे आपको मिलेगा दैट इज आई नॉट बाय रूट 2। कितना मिलेगा, आई नॉट बाय रूट 2। ये बात समझ में आई। तो इतनी आपकी वैल्यूज मिलेंगी आरएमएस और किसके लिए, एवरेज के लिए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसका नाम है बेटा इफिशियंसी। उसकी कार्यक्षमता किसकी, हाफ वेव की और किसकी, फुल वेव की कितनी होगी, ठीक है। और ये इफिशियंसी का आपको फॉर्मूला मिलता है कितना, दैट इज आई एवरेज बाय आई आरएमएस का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डी बाय आर एल।
ठीक है, हम लोग यहां पे लिख के चलेंगे दैट ईटा इज इक्वल टू आई एवरेज बाय आई आरएमएस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आर डी बाय आर एल लिख के चलेंगे, और यह रहेगा हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला। ठीक है, सभी को पता है कि आरडी मतलब कौन है बेटा, बोलो कौन है हमारा, डायनेमिक रेजिस्टेंस, बराबर है। और आरएल मतलब यहां पे क्या आया, लोड रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, सब ये जो वैल्यूज हम लोगों ने पुट की, तो पुट करने के बाद इफिशियंसी की वैल्यू किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ईटा इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको 0.406 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डी बाय आर एल मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको मिलेगा किसका, इफिशियंसी का फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, दैट इज 0.812 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डी बाय आर एल। ये सबको समझ में आया। जो फार्मूला है ये होगा आपका इफिशियंसी का फार्मूला, और इफिशियंसी किसके लिए, हाफ वेव के लिए और ये फुल वेव के लिए। अब देखो एवरेज और आरएमएस की वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करें, ये एवरेज रहा और आरएमएस रहा, तो ये आपको वैल्यूज मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर हम लोग, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ाई, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड में, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड का हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में कंसेप्ट लिया था, याद होगा। अब देखो डायोड जो हमारा पूरा दोनों भी रेक्टिफायर में जब डायोड काम कर रहा है, तो ये काम करने का कौन से मोड में काम कर रहा है, कौन से बायस में काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कर रहा है, ना कि रिवर्स बायस में। अगर फॉरवर्ड बायस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने सीखा, तो आपको याद होगा कि यहां से कुछ ऐसा मिला था आपको, और आपका डायनामिक रेजिस्टेंस क्या हुआ था, चेंज हो रहा करता था। लेकिन फॉरवर्ड बायस में आइडियल के लिए मैंने आपको याद होगा, ये जो लाइन थी, ये लाइन हम लोगों ने ऐसे शिफ्ट की थी, बराबर है, और रिवर्स के लिए कुछ ऐसा बना था, याद होगा, आइडियल केस में, बराबर है। तो ये आरडी की वैल्यू ऐसी शिफ्ट होना, मतलब ये आपका आइडियल केस में आपकी आरडी की वैल्यू कितनी बननी, ऑलमोस्ट 0 बनना। अगर ये 0 बनेगा तब जाके हम लोग बोल सकते हैं फॉर आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये 0 बनेगा तो वैल्यू बचेगी कितनी, ईटा इज इक्वल टू 0.406। परसेंट के हिसाब से अगर मैं निकालू, परसेंट मतलब क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज 40.6%। सिमिलरली यहां पे भी आरडी की वैल्यू अगर 0 यूज किए फॉर आइडियल फॉरवर्ड वेव, सॉरी फुल वेव ट्रांसफर रेक्टिफायर के लिए, तो आपको ईटा परसेंटेज में मिलेगा, दैट इज 81.2%, विच इज डबल दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। आई बात समझ में। तो ये बात अलग है कि आपकी आरडी जो रहेगी, आरडी जैसे जैसे चेंज होगा उस हिसाब से उसकी इफिशियंसी भी है, उसकी इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ेगी। मतलब जो इफिशियंसी जो दी हुई है, ये आइडियल केस में दी हुई है, और सभी को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ते जाता है, उस केस में आपका आरडी जो है वो घटते जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा 0 नहीं होता, कुछ हद तक 0 होता है, उसकी वजह से ये वैल्यू स्लाइटली चेंज हुई आपको नजर आती है। लेकिन हम लोग रफली यही पकड़ के चलते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी, सॉरी इफिशियंसी 40.6 और इसकी कितनी होगी, 81.2 के लगभग पास में होगी, विच इज डबल दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब ध्यान से देखना बेटा कि हम लोग क्या करेंगे, समटाइम्स इन प्रैक्टिकल केस आपको जितने भी सर्किट्स मिलेंगे, जितने भी आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जो भी आप मार्केट से लेते हो, अगर उसको खोल के देखोगे तो जैसे ही आपको एक अंदर ट्रांसफार्मर मिलेगा, ट्रांसफार्मर के बाद आपको सिर्फ 2 डायोड्स नहीं मिलेंगे, 4 डायोड्स मिलेंगे। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं और आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा आप रेक्टिफायर इस्तेमाल करना चाहोगे, तो आप इजीली बोल सकते हो कि सर हाँ, हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दिक्कत कहां पे जाती है कि यहां पे जो सेंटर टैपिंग है, ये सेंटर टैपिंग एक तो आपको करने अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो जिसके वजह से बहुत सारी चीजें दिक्कतें जाती है। तो उससे ज्यादा आपका कन्वीनियंट मेथड है कौन सा, दैट इज कॉल्ड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। कौन है ये, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इस ब्रिज वेव रेक्टिफायर में मैं इसके डायोड्स के नाम देता हूं D1, इसका नाम दिया D2, इसका नाम दिया D3 और इसका नाम दिया D4। ओके, अब ब्रिज वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैपिंग का प्रॉब्लम जो है पूरा का पूरा मिनिमाइज होता है। सेंटर टैपिंग का करने की जरूरत नहीं, दोनों के बीच में डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस आपको लगाए नजर आता है और यही ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अगर मैं यहां पे एसी इनपुट दे दूं तो ये बनेगा प्लस, ये माइनस, किसी भी इंस्टेंट पे ये प्लस माइनस बनेगा, तो यहां से आपका करंट फ्लो होना शुरू होगा, इट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो अगर यहां से जाएगा तो यहां पे देखिए, यहां पे उसको यहां पे जंक्शन से 2 वेव्स मिलेंगे। कौन सा वे, एक आपको D1 से जाना, एक D2 से जाना। लेकिन D2 कैसा होगा, रिवर्स बायस में, और D1 आपको नजर आएगा कौन सा, फॉरवर्ड बायस में। तो आपका करंट फॉरवर्ड बायस से गुजरना चाहेगा इस तरह से, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, क्लोज स्विच की तरह।
फिर यहां पे उसको जंक्शन मिल रहा है। ध्यान से देखना, ये करंट जो है इसके पास दो रास्ते मिल रहे हैं, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। तो ऑब्वियस ही बात है किधर से जाएगा, आपका इधर से जाएगा लोड रेजिस्टेंस से। तो मैं इसका नाम देता हूं बी से लेके सी, दैट इज बीसी से आपका करंट फ्लो हो रहा है, और बाद में जाके फिर इसके पास दो रास्ते, तो ये जाएगा इधर जाएगा। देखिए इधर वापस तो नहीं जाएगा, कौन से इधर जाएगा, लोअर रजिस्टर, लोअर पोटेंशियल। तो आपका करंट कहां से फ्लो हो रहा है, D1 से, D1 और D4 जो है यहां से करंट फ्लो होगा। सेकेंड केस में जैसे ही ये प्लस बना और ये माइनस बनेगा बेटा, तो करंट ऐसे फ्लो होना शुरू होगा। और देखो ध्यान से देखना, इसके पास दो बेस है, एक कहां से गुजरने का, D3 से, तो ये D3 से जाएगा क्योंकि ये हमारा रिवर्स बायस में आ गया, ये फॉरवर्ड बायस में। अब इसके पास दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने का, इधर। तो हमारा करंट कहां से जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से। और अभी भी आप ध्यान से देख सकते हो कहां से करंट फ्लो हो रहा है, BC से करंट फ्लो होगा, मतलब लोड रेजिस्टेंस से। मतलब अभी आपका यहां पे D3 और ये करंट जाके इस तरह से D2 से जाएगा, दैट इज D3 और D2 से करंट जाएगा। आई बात समझ में? तो हाफ वेव इधर से गया और हाफ वेव इधर से गया और हमारा यूनिलैटरल करंट मिला है। लेकिन दिक्कत तब जाती है जब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह से करंट अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे रिपल्स मिलते हैं। दीज आर दी फ्लक्चुएशन बेसिकली विच डेफिनेटली डैमेज योर इक्विपमेंट्स। व्हाई? बिकॉज उसका करंट में मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली यहां पे जहां जहां पे आपका लोड रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा कौन है, रेक्टिफायर है। कौन है ये, रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर के आउटपुट में जहां जहां पे आपको लोड रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये कौन था हमारा, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के पहले हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे एक फिल्टर सर्किट। कौन सा, फिल्टर सर्किट। ठीक है, इस फिल्टर सर्किट के बाद लगे तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। और जनरली यही बाकी के टीचर्स आपको समझाएंगे। अब लोड रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर में हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे बेटा कौन, हमारा कैपेसिटर। और कैपेसिटर के बाद हम लोग लगाएंगे कौन, हमारा लोड रेजिस्टेंस। ये रहा C और ये रहा L। अब हम सभी को पता है, हम लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में सीखा है, दैट इज XC। किसके बारे में, XC। अब ये तो DC को क्या करेगा बोलो, XC के बारे में हम लोगों ने सीखा, DC को क्या करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। और AC को सपोर्ट, बराबर है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका रिएक्टेंस घटते जाएगा या बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। अभी अभी लेटेस्ट में अपने पेपर में किया है ना XC और इसके बारे में। तो यहां से जो आपका करंट आएगा, उस करंट में देखो ध्यान से देखना, यहां पे जो आ रहा है, यहां पे क्या मिल रहा है आपको, इस तरह से रिपल्स मिल रहा है। तो ये करंट का बढ़ना और बाद में करंट का घटना। तो याद रखना है, आपका जो कैपेसिटर है ये करंट बढ़ते समय चार्ज होगा और घटते समय डिस्चार्ज होगा, जिसके वजह से इसके आउटपुट में बेटा ध्यान से देखना, ये था हमारा पहले का कौन, करंट, लाइक दिस। ठीक, तो आपको इस तरह से कुछ नजर आएगा, लाइक दिस। बात समझ में? तो देखो करंट जब घट रहा था तो हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और उसको क्या करेगा, अपना करंट देगा। और बाद में फिर जब करंट बढ़ रहा था तब वो क्या होगा, चार्ज होगा। उस तरह से अगर आप देखते तो ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, बट अभी भी इसमें थोड़ा सा रिपल बाकी है। सो इन रियलिटी इसके बाद हम लोग लोड रेजिस्टेंस के पहले यहां पे एक आईसी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम होता है दैट इज LM7805। LM7805, जनरली 7805, 7812, इस तरह का एक सर्किट होता है ब्लैक कलर का। और इसको इस तरह से दो क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, और यहां पे लिखा होता है LM7805 जनरली, या फिर 7812 लिखा होगा। सो LM7805 क्या है, ये आपका बेसिकली इसको ये आपको वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। बात समझ में आया, किसका काम करता है? तो LM78 आईसी का नंबर होगा और 05 उसका आउटपुट वोल्टेज होगा। ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा? तो अगर मैंने 7812 लिखा है तो उसका मतलब कितना प्रोवाइड करेगा? 12 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आई? तो ये जो है, ये सर्किट में लगा देने से क्या होगा, ये जो हल्के से रिपल्स दिख रहे हैं, ये रिपल्स आपके कैंसल आउट हो जाएंगे। अब मेरे पास सर्किट जो था वो अभी दिख रहा नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये आसपास में 200-300 रुपए के आसपास में सर्किट मिलता है LM7805। ये लगाने से आपका आउटपुट में क्या होगा, जो करंट आपको इस तरह से मिल रहा था, ये पूरा का पूरा कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
अब मुझे बताइए LM7805 से जो भी करंट आपका निकलेगा वो कौन सा करंट बोल सकते हैं? प्योर डीसी। तो अभी जो डीसी मिला था वो इम्प्योर डीसी बोल सकते हैं। तो ये क्या रहा आपका? प्योर डीसी विदाउट एनी रिपल्स, बिना रिपल्स के आपको आउटपुट में मिलेगा। तो जनरली ये सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करता। जो मैंने चीजें आपको बताई वो सारी चीजें सिलेबस में एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन ये चीज आपको याद रखने वाली चीज है भाई, बिकॉज जैसे कि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, तो हमको जैसे ही रेक्टिफायर पढ़ाया जाता है, रेक्टिफायर में रेक्टिफिकेशन के बाद आपको कैपेसिटर दिखेगा ही दिखेगा। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट्स में, तो हर प्रोजेक्ट में जहां जहां पे हम लोग डीसी सप्लाई लगाएंगे वहां पे क्या लगाएंगे? उसके आउटपुट में कैपेसिटर, एक बड़ा सा कैपेसिटर दिखेगा और उसके आगे LM7805 दिखेंगे। ये बात समझ में आया? तो इस तरह के आपको सर्किट्स आएंगे और इसमें आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, किसकी कम है, इस तरह की चीजें, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप डील कर सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में ना।